माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, मैट्रिक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज की शुरुआत की गई है जिसका नाम है T20 सीरीज एग्ज़ाम का बाबू। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको बताएंगे साइंस के टॉप 25 प्रश्न और सभी प्रश्न होने वाले हैं अंतर वाले जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है उन सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में देख लेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, अंतर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए आंसर में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसको बाएं तरफ लिखेंगे, जो शब्द बाद में लिखा हुआ है उसको दाएं तरफ लिखेंगे। बस बीच में एक सीधी लाइन खींच देना है और दोनों में अंतर लिख देना है। दोस्तों, बस आपको ऐसे ही करना है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोनों में अंतर करते हैं। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में लिखना है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। 2 नंबर में लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है कि यह हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब में लिखना है यह हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब में लिखना है इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखना है यह दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब में लिखना है यह दर्पण के पीछे बनता है। बस हो गया दोनों में अंतर। दोस्तों, बस याद रहे ये तरीका आपको, बाकी सभी प्रश्न में हम ऐसे ही करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न में हम आपको समझा देते हैं, जो पहले लिखा रहेगा उसको बाएं तरफ लिखना है। जैसे यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब पहले लिखा हुआ है तो इसको पहले लिखेंगे यानी बाएं तरफ, और जो बाद में लिखा हुआ है आभासी प्रतिबिंब उसको बाद में लिखेंगे यानी दाएं तरफ। बीच में एक सीधी लाइन खींचना है, दोनों में अंतर कर देना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। दोस्तों, अवतल दर्पण इस तरफ हो गया और उत्तल दर्पण इस तरफ हो गया, बस दोनों में अंतर कर देना है। दोस्तों, अवतल दर्पण में लिखना है इसकी परावर्तक सतह अंदर धसी रहती है, और उत्तल दर्पण में लिखना है फर्स्ट नंबर इसकी परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल दर्पण में 2 नंबर लिखना है इसका फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण में 2 नंबर लिखना है इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में 3 नंबर लिखना है इसका प्रतिबिंब सीधा उल्टा दोनों बनता है, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा उल्टा दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में लिखना है कि इसमें केवल काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में लिख दिए। अब अवतल दर्पण में फिर से लिखना है चौथा पॉइंट कि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, छोटा या वस्तु के बराबर यानी समान साइज का होता है, और उत्तल दर्पण में लिखना है कि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। चलिए और एक पॉइंट लिख देना है, अवतल दर्पण में लिखना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण में लिखना है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बस हो गया दोनों में अंतर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, जितने प्रश्न हैं अंतर वाले सभी प्रश्न को आज की वीडियो में हम बता देंगे। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और 100% यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने मिलेंगे आपके एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर लिखे। दोस्तों, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्न अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे पहले है उत्तल लेंस, उसको उत्तल लेंस बाएं तरफ लिखेंगे और अवतल लेंस को दाएं तरफ, बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, दोनों में अंतर कर देंगे। दोस्तों दोनों में अंतर आपको यहाँ से दिख रहा है। बस उत्तल लेंस में लिखना है कि उत्तल लेंस किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस में लिखना है किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। उसके बाद उत्तल लेंस में लिखना है इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों जस्ट दर्पण का उल्टा होता है, जो अवतल दर्पण में होता है वही उत्तल लेंस में होता है, जो उत्तल दर्पण में होता है वही अवतल लेंस में होता है। दोनों को याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब अवतल लेंस में लिखना है कि इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, यानी अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में लिखना है इसका फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस में लिखना है इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और एक दो पॉइंट और लिखना है। उत्तल लेंस में लिखना है कि इसकी फोकस दूरी और जो क्षमता होता है ये दोनों धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में लिखना है कि फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। बस इस दोनों में हो गया अंतर। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर लिखे। विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर लिखे। तो दोस्तों विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में निम्न अंतर है। पहले लिखेंगे विद्युत चुंबक, बाद में लिखेंगे अस्थायी चुंबक, बीच में एक लकीर खींच देंगे। दोस्तों विद्युत चुंबक में लिखना है यह एक अस्थायी चुंबक है, और अस्थायी चुंबक में लिखना है यह अस्थायी चुंबक है। बिल्कुल ईजी है। उसका 2 नंबर लिखना है विद्युत चुंबक में कि इसका बल अधिक होता है, और इसमें लिखना है कि इसका बल कमज़ोर होता है, यानी इसका बल मजबूत होगा विद्युत चुंबक का और अस्थायी चुंबक का बल कमज़ोर होता है। उसके बाद विद्युत चुंबक में लिखना है कि इसकी शक्ति फेरों पर निर्भर करती है, और अस्थायी चुंबक में लिखना है कि इसकी शक्ति निश्चित रहती है। बस आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो पीछे कर या फिर वीडियो रोक कर इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न है आपका प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखे। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखे। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्न अंतर है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को AC और दिष्ट धारा को DC भी कहते हैं। बस अब लिखना है प्रत्यावर्ती धारा में कि प्रत्यावर्ती धारा में लिखना है कि इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। दिष्ट धारा में लिखना है इसमें केवल धारा का मान बदलता है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC में लिखना है। दोस्तों AC एवं DC भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डायनेमो से AC और DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 2 नंबर में लिखना है AC में कि इसे उत्पन्न किया जा सकता है, और DC में लिखना है कि इसे उत्पन्न करना कठिन होता है। उसके बाद AC में लिखना है कि इसे DC में बदल सकते हैं। AC वाला जो करंट है, ठीक है, इसे DC में बदल सकते हैं, और DC को AC में बदलना कठिन होता है। दोस्तों आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए पॉइंट, आगे पॉइंट क्या है, ये अधिक घातक होता है, यानी AC जो करंट है यानी प्रत्यावर्ती, ये अधिक घातक होता है, और ये DC दिष्ट धारा जो है ये कम घातक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है प्रत्यावर्ती धारा में यानी AC में ये चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, और दिष्ट धारा यानी DC में लिखना है ये चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। तो दोस्तों AC और DC दोनों में अंतर हो गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि AC को DC में कौन बदलता है, AC को DC में कौन बदलता है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। AC को DC में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है, कमेंट कीजिए। और एक बात और कमेंट में लिखिए, ये जितने भी अंतर वाले प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आज की वीडियो में, इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद हैं। आज की वीडियो में हम 25 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, तो आपको बताना है कमेंट में कि इन 25 में से आपको कितने पहले से याद था। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखे। दोस्तों नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इन दोनों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वैसे अभी यहाँ पे कवर हो जाएगा। दोस्तों एक तरफ लिखना है नाभिकीय संलयन, एक तरफ लिखना है नाभिकीय विखंडन।
नाभिकीय संलयन में लिखना है कि इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। नाभिकीय विखंडन में लिखना है कि एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में बंट जाता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आसान शब्दों में हम अंतर किए हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है नाभिकीय संलयन में कि नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है, और नाभिकीय विखंडन में लिखना है कि नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है। नाभिकीय संलयन में लिखना है कि यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, और नाभिकीय विखंडन में लिखना है यह श्रृंखला अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि इसमें कणों का गति, यानी नाभिकीय संलयन में लिखना है कि इसमें कणों का गति उच्च होता है, और नाभिकीय विखंडन में लिखना है कि इसमें कणों का गति मंद होता है, यानी धीमा होता है। आगे लिखना नाभिकीय संलयन में कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और नाभिकीय विखंडन में लिखना है कि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में अंतर लिखे। जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में अंतर लिखे। सभी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त, किसी को हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों एक तरफ लिखेंगे जीवाश्म ईंधन, एक तरफ लिखेंगे सूर्य। जीवाश्म ईंधन में लिखना है यह ईंधन सीमित होता है, सीमित है, और सूर्य में लिखना है यह ईंधन असीमित है। उसके बाद जीवाश्म में लिखना है इसके जलने से वायु प्रदूषण होता है, और सूर्य में लिखना है दूसरा पॉइंट कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है जीवाश्म ईंधन में किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है, और सूर्य में लिखना है कि इसका उपयोग केवल दिन में ही किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सूर्य ऊर्जा है इसका उपयोग हम लोग सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें जीवाश्म ईंधन में कि ये खत्म हो सकता है, और सूर्य में लिखना है ये खत्म नहीं होगा। दोस्तों रही बात समझने और समझाने की, तो अभी टाइम नहीं है। अभी मेरा मकसद है आपको, आपके पास वीवीआई प्रश्न दे देना। आप उसे अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। छोड़िए वो गया ज़माना समझने वाला कि क्या होता है ये, व्हाट इज़ दिस, ये सब मत कीजिए। अभी सिर्फ याद कीजिए। अगर आपको समझना हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जैव मात्रा तथा जल विद्युत में अंतर लिखे। तो दोस्तों बस वही प्रोसेस रहेगा। जैव मात्रा तथा जल विद्युत में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखेंगे जैव मात्रा, एक तरफ लिखेंगे जल विद्युत। दोस्तों जैव मात्रा में लिखना है इसमें गोबर गैस संयंत्र का उपयोग होता है, और जल विद्युत में लिखना है इसमें बड़े बड़े बांध का उपयोग होता है। उसका बाद लिखना है जैव मात्रा में इसके जलने पर वायु प्रदूषण होता है, और जल विद्युत में लिखना है कि जल विद्युत से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जैव मात्रा में यह रासायनिक ऊर्जा है, और जल विद्युत में लिखना है यह गतिज ऊर्जा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखे। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर निम्न है। एक तरफ लिखना है आपको नवीकरणीय ऊर्जा, और एक तरफ लिखना है अनवीकरणीय। बस दोनों में अंतर कर देना है। आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा कि नवीकरणीय खत्म नहीं होता है और अनवीकरणीय खत्म हो जाता है। बस इसी के आधार पे अंतर करना है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा में लिखना है कि यह असीमित मात्रा में पाया जाता है, और अनवीकरणीय में लिखना है यह सीमित मात्रा में पाया जाता है। नवीकरणीय में लिखना है कि यह भविष्य में समाप्त नहीं होगा, और अनवीकरणीय में लिखना है यह भविष्य में समाप्त हो जाएगा। नवीकरणीय में फिर लिखना है कि प्रमुख उदाहरण, यानी इसके प्रमुख उदाहरण है सूर्य, जल, पवन आदि। उसके बाद अनवीकरणीय में लिखना है कि प्रमुख उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन आदि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। अम्ल और क्षारक। दोस्तों अब यहाँ से केमिस्ट्री वाले प्रश्न आने वाले हैं। अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर हैं। एक तरफ आपको लिखना है अम्ल, एक तरफ लिखना है क्षारक। दोस्तों अम्ल में लिखना है कि इसका स्वाद खट्टा होता है, क्षारक में लिखना है इसका स्वाद खारा होता है। अम्ल में लिखना है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक में लिखना है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद अम्ल में लिखना है इसमें H+ आयन होता है, और क्षार में लिखना है इसमें OH- आयन होता है।
ठीक है। फिर अम्ल में लिखना है ये क्षारक को उदासीन कर देता है, और क्षारक में लिखना है ये अम्ल को उदासीन कर देता है। फिर अम्ल में लिखना है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारक में लिखना है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखे। खनिज एवं अयस्क में अंतर निम्न है। एक तरफ खनिज एक तरफ अयस्क, बीच में सीधी लाइन। देखिए खनिज में लिखना है कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को खनिज कहते हैं। अयस्क में लिखना है जिस खनिज से आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस खनिज से धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं, यानी अयस्क कहलाता है। उसका खनिज में दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें धातु की मात्रा समान नहीं होती है। अयस्क में लिखना है इसमें धातु की मात्रा समान होती है। फिर खनिज में लिखना है कि इसमें अशुद्ध पदार्थ होता है, और अयस्क में लिखना है कि इसमें अशुद्ध पदार्थ नहीं होता है। फिर आपको खनिज में लिखना है कि सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं होता है, और इधर लिखना है सभी अयस्क से धातु प्राप्त होता है। आगे देखिए लास्ट पॉइंट है सभी खनिज अयस्क नहीं होते, और सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भर्जन एवं निस्तापन में अंतर लिखे। दोस्तों भर्जन एवं निस्तापन में अंतर निम्न है। एक तरफ भर्जन एक तरफ निस्तापन, बीच में सीधी लाइन। चलिए अब अंतर कर देते हैं। भर्जन में लिखना है कि इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में लिखना है इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसके बाद भर्जन में लिखना है दूसरा पॉइंट, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है, और निस्तापन में दूसरा पॉइंट लिखना है यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद इधर भर्जन में लिखना है कि इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और आपको निस्तापन में लिखना है कि इसमें अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। आगे लिखना है आपको भर्जन में कि इसमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और इधर आपको निस्तापन में लिखना है कि इसमें कम ताप की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखे। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर निम्न है। एक तरफ लिखना है संतृप्त एक तरफ असंतृप्त। संतृप्त में लिखना है ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त में लिखना है ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त में लिखना है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और असंतृप्त में लिखना है इसका सामान्य सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है। संतृप्त में लिखना है कि इसे एल्केन कहते हैं, और असंतृप्त में लिखना है इसे एल्किन या एल्काइन कहते हैं। संतृप्त में लिखना है इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, और असंतृप्त में लिखना है इसका प्रथम सदस्य एथिन या एथाइन होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखे। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखे। दोस्तों एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में निम्न अंतर है। एथेनॉल एक तरफ लिखता है और एक तरफ एथेनोइक अम्ल, बीच में सीधी लाइन। एथेनॉल में लिखना है इसमें मीठी गंध होती है, और एथेनोइक अम्ल में लिखना है इसमें तीखी गंध होती है। आगे लिखना है एथेनॉल में कि इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, और एथेनोइक अम्ल में लिखना है कि इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। कैसे केल्विन याद रखना है। आगे लिखना है इसमें इधर क्या है तो आपका एथेनॉल है। एथेनॉल में लिखना है कि इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, और एथेनोइक अम्ल में लिखना है इधर आप देख लीजिए क्या है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल में लिखना है कि इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल में लिखना है यह उदासीन द्रव पदार्थ होता है, और एथेनोइक अम्ल में लिखना है यह अम्लीय द्रव पदार्थ होता है। इसमें लिखना है कि इसमें ताप की उत्पत्ति नहीं होती है, किसमें तो एथेनॉल में, और एथेनोइक में लिखना है इसमें ताप की उत्पत्ति होती है। बस हो गया दोनों में अंतर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखे। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्न अंतर है।
स्वपोषी पोषण में 1 नंबर लिखना है, ये पोषण केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। विषमपोषी पोषण में लिखना है, ये पोषण सभी अन्य जीवों में होता है। स्वपोषी पोषण में लिखना है, इसमें CO2 सूर्य प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होता है। और विषमपोषी पोषण में लिखना है कि इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है। स्वपोषी पोषण में लिखना है, इसमें भोजन पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। और विषमपोषी पोषण में लिखना है, इसमें भोजन पाचन की आवश्यकता होती है, वरना उत्सर्जन का क्रिया नहीं होगा तो सब पहुंच जाएंगे कब्रिस्तान। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम ये प्रश्न करवाए थे, ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। दोस्तों भौतिक गुणधर्मों के आधार पे पहले कर देते हैं, फिर रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर कर देंगे। तो दोस्तों आंसर है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्न अंतर है। एक तरफ धातु लिखना है, एक तरफ अधातु, दोनों में अंतर कर देना है। दोस्तों धातु में लिखना है, इसमें चमक होती है, अधातु में लिखना है, इसमें चमक नहीं होती है। धातु में लिखना है, इसमें मतलब ये विद्युत सुचालक होती है, और अधातु में लिखना है, ये विद्युत कुचालक होती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है ना, ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर है, इसलिए हम इसको कट कर दिए हैं। यहाँ पे देखना तीसरा पॉइंट कि इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी धातु में तन्यता का गुण होता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। धातु में लिखना है इसका घनत्व उच्च होता है, अधातु में लिखना है इसका घनत्व निम्न होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। दोस्तों रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर लिखेंगे धातु में कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, और अधातु में लिखेंगे अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु में लिखना है दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, और अधातु में भी लिखेंगे कि ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे धातु में कि जल से क्रिया करती है, यानी धातु जल से क्रिया करती है, और अधातु में लिखना है कि जल से क्रिया नहीं करती है। धातु में लिखना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु में लिखना है कि धातु में धातु जो है वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, और अधातु जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो बस इसका भी आंसर हो गया। दोस्तों 5 नंबर में कभी कभी ये आते हैं, यदि 2 नंबर में आएंगे तो आपको सिर्फ बोलेगा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, या फिर रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखने बोलेगा 2 नंबर में। 5 नंबर में आएगा तो दोनों देगा, दोनों के आधार पर लिखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अंतर है। हम आपका समय बचाना चाहते हैं दोस्त, देखिए तेजी में बता देते हैं। एक तरफ लिखना है आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी, एक तरफ लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखना है 1 नंबर कि यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आधुनिक में लिखना है यह परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि इसमें कुल 6 आवर्त हैं, और आधुनिक में लिखना है इसमें कुल 7 आवर्त हैं। मेंडलीव में लिखना है इसमें कुल 8 वर्ग हैं, और इसमें लिखना है आधुनिक में इसमें कुल 18 वर्ग हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखना है इसमें कई दोष हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है इसमें सभी दोष दूर हो गए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आगे लिखना है यह आवर्त सारणी छोटा है, और आधुनिक में लिखना है यह आवर्त सारणी बड़ा है। मेंडलीव में लिखना है इसमें अक्रिय गैस का स्थान नहीं है, और आधुनिक आवर्त सारणी में लिखेंगे कि इसमें अक्रिय गैस का स्थान है। कहाँ पर है तो आपको पता है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यदि पूछे ध्यान रखिएगा, 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखे। तो दोस्तों द्विखंडन और बहुखंडन में निम्न अंतर है, एक तरफ द्विखंडन एक तरफ बहुखंडन। द्विखंडन में लिखना है इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाता है, और बहुखंडन में लिखना है इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बन जाता है। आगे लिखना है द्विखंडन में आपको लिखना है कि इसमें रक्षा भित्ति नहीं बनती है, और बहुखंडन में लिखना है कि इसमें रक्षा भित्ति बनती है। आगे लिखना है द्विखंडन में यह अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है, और बहुखंडन में लिखना है यह प्रतिकूल स्थिति में पूर्ण होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ साबुन तथा अपमार्जक में निम्न अंतर है, हो जाएगा। आगे देखिए
एक तरफ लिखना है आपको साबुन, एक तरफ अपमार्जक। दोस्तों साबुन में लिखना है यह झाग कम देता है, अपमार्जक में लिखना है यह झाग अधिक देता है। उसके बाद साबुन में लिखना है यह जल में कम घुलता है, और अपमार्जक में लिखना है यह जल में अधिक घुलता है। साबुन में लिखना है इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, और अपमार्जक में लिखना है इसमें सफाई की क्षमता अधिक होता है। साबुन में लिखना है यह क्षारीय होता है, अपमार्जक में लिखना है यह उदासीन होता है। साबुन में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसका निर्माण जंतु वसा से होता है, अपमार्जक में लिखना है इसका निर्माण हाइड्रोकार्बन से होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा आपके लिए। दोस्तों जाइलम तथा फ्लोएम में निम्न अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखना है जाइलम, एक तरफ फ्लोएम। दोस्तों जाइलम में लिखना है पहला पॉइंट यह निर्जीव उत्तक है, और फ्लोएम में लिखना है यह सजीव उत्तक है। जाइलम में दूसरा पॉइंट लिखना है यह पौधों की जड़ से जल को पत्तों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम में लिखना है यह पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। यहाँ से तीसरा पॉइंट जाइलम में तीसरा पॉइंट देखना है कि यह ऊपर की ओर गति करता है, और फ्लोएम में लिखना है तीसरा पॉइंट ये नीचे की ओर गति करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं सभी आज की वीडियो में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन एवं दहन में अंतर लिखे। दोस्तों श्वसन एवं दहन में निम्न अंतर है। एक तरफ श्वसन, एक तरफ दहन। श्वसन में पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक जैविक क्रिया है, दहन में लिखेंगे यह एक अजैविक क्रिया है। चलिए दूसरा पॉइंट श्वसन में लिखना है यह एक मंद क्रिया है, और दहन में लिखना है यह एक तीव्र क्रिया है। श्वसन में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट यह एक नियंत्रित क्रिया है, और दहन में लिखना है यह एक अनियंत्रित क्रिया है। श्वसन में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट यह क्रिया कम ताप पर होती है, और दहन में लिखना है यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। श्वसन में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, और दहन में लिखना है कि इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। तो दोस्तों अंतर निम्न है। एक तरफ लिखना है श्वसन, एक तरफ लिखना है श्वासोच्छ्वास। दोस्तों श्वसन में पहला पॉइंट लिखना है यह एक रासायनिक क्रिया है, और श्वासोच्छ्वास में लिखना है यह एक भौतिक क्रिया है। आगे लिखना है इसमें पॉइंट कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन में, और श्वासोच्छ्वास में लिखना है इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। दोस्तों दोनों का पॉइंट आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, और इसमें लिखेंगे यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इसमें लिखना है इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, और इधर लिखना है इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखेंगे श्वसन में लिखेंगे यह क्रिया सभी जीवों में होता है, और श्वासोच्छ्वास में लिखेंगे यह क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बस और 2-4 प्रश्न बचा हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में निम्न अंतर है। एक तरफ धोबिया सोडा, एक तरफ बेकिंग सोडा। चलिए अब हम आपको थोड़ा दिखा रहे हैं धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों धोबिया सोडा में लिखना है पहला पॉइंट इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा में लिखना है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोबिया सोडा में लिखना है इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 होता है, और बेकिंग सोडा में लिखना है इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। धोबिया सोडा में लिखना है इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में होता है, और बेकिंग सोडा में लिखना है इसका उपयोग पकवान में होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में अंतर लिखे। तो दोस्तों इसका अंतर निम्न हो जाएगा अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति में लिखेंगे इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं, और अनुकुंचन में लिखेंगे इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति नहीं करते हैं। आगे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट अनुवर्तन गति में यह गति सभी पौधों में देखने मिलता है, और अनुकुंचन गति में लिखना है यह गति केवल चुई मुई पौधों में देखने को मिलता है। चलिए बस आ गए हैं आज का लास्ट प्रश्न, और क्या है लास्ट प्रश्न देखिए उपग्रह एवं ग्रह में अंतर लिखे। तो दोस्तों उपग्रह एवं ग्रह में निम्न अंतर है।
एक तरफ उपग्रह, एक तरफ ग्रह, बीच में सीधी लाइन। उपग्रह में लिखना है ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह में लिखना है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह में लिखना है चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, और ग्रह में लिखना है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है उपग्रह में, कि उपग्रह में लिखना है कि इसकी कुल संख्या 64 है। ध्यान दीजिएगा 64, ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि उपग्रहों की संख्या बहुत सारा है। ठीक है, सभी ग्रह का कुछ ना कुछ उपग्रह है, किसी का 80, किसी का 64, किसी का 65, ऐसे करके उपग्रह है, और ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, इसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, 64 फिलहाल याद रखिए कि उपग्रहों की संख्या 64, जो कि गलत है, बहुत सारा है। ठीक है, फिलहाल 64 याद रखिए। उसके बाद ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 हो जाएगा, उपग्रहों की संख्या 64। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखना ना भूले, आपको अच्छा लगा या खराब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।